हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सोयल टेम्परेचर के बारे में, यानी मृदा तापमान के बारे में। आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। ये टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर दिया गया और सिलेबस में जो मेंशन है वहाँ पर आपका बोला गया है कि हमें बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है कि आपका जो है सोयल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, यानी यहाँ से चलिए इधर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं सोयल टेम्परेचर क्या है, सोर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो सोर्स हैं जो कि क्या करते हैं सोयल टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फिर सोयल टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आपका अमाउंट एंड फ्लो ऑफ हीट इन सोयल क्या होता है, और सोयल टेम्परेचर का प्लांट ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये कंप्लीट टॉपिक जो है आज हमारा रहने वाला है। इन सभी पॉइंट्स पर आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्लास आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स जो है आपके वो देख सकते हैं। चाहे आप 5th रीडिंग कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे 6th रीडिंग कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस सेशन को देख सकते हैं। और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप एग्रीकल्चर बाय अमन सर के नाम से। सभी बच्चे इसे ज्वाइन करना, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप आराम से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, और कोई डिस्कशन अगर आपको करना है, किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, तो वो भी आप यहाँ पर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलिए जानते हैं सबसे पहले सोयल टेम्परेचर के बारे में। सोयल टेम्परेचर को हम किस तरीके से जो है आपका बता सकते हैं, किस तरीके से इसको हल्का सा जो है डिफाइन किया जा सकता है। तो हालांकि वैसे तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सोयल टेम्परेचर की। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सोयल टेम्परेचर यानी मृदा तापमान जो है वो आपका कह लीजिए सोयल का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है ना। यानी सोयल टेम्परेचर जो है वो सोयल की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि क्या है प्लांट ग्रोथ एंड जो है पैडोजेनिक प्रोसेस दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। पैडोजेनिक प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेस जो कि क्या करते हैं आपके मृदा निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोयल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस भी कहते हैं या फिर उन्हें पैडोजेनिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है आपको लिखना क्या है, तो इसके अंदर नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि ये जनरली क्या है, इंपॉर्टेंट सोयल प्रॉपर्टी, यानी कि सोयल टेम्परेचर क्या है, इंपॉर्टेंट सोयल प्रॉपर्टी है। यानी मिट्टी की जो है आपकी कह लीजिए महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के में से जो है एक प्रॉपर्टी ये भी आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोयल प्रॉपर्टी यानी कि सोयल टेम्परेचर या मृदा तापमान क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोयल प्रॉपर्टी है जो कि जनरली क्या करती है आपकी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी ये बेसिकली क्या करती है प्लांट ग्रोथ, यानी कि आपका प्लांट ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि पौधों की बढ़वार या वृद्धि को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। इसके साथ ही साथ दूसरा जनरली क्या है, ये आपका पैडोजेनिक प्रोसेस। पैडोजेनिक प्रोसेस का मतलब आप जान ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं। पैडोजेनिक प्रोसेस का मतलब होता है सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं। सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है या पैडोजेनिक प्रोसेस एक ही बात है। यानी मिट्टी के निर्माण के लिए जो आपकी प्रक्रियाएं होती है, मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो आपकी सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस कहलाती है। लगभग जो है मैंने इसकी 2 या 3 क्लासेस के अंदर ये आपका टॉपिक करवाया हुआ है ना। तो वहां अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो बेटा पूरी सीरीज आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी सोयल साइंस की, उसको जाके देखिए, अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करिए। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को बोलता हूँ, है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है कि सोयल टेम्परेचर यानी मृदा तापमान मिट्टी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि प्लांट ग्रोथ और क्या है पैडोजेनिक प्रोसेस या फिर कह लीजिए सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कि सोयल टेम्परेचर जो है वो प्लांट ग्रोथ को कैसे प्रभावित करता है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम बाद में लास्ट में बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग करूँगा, यानी प्लांट ग्रोथ सोयल टेम्परेचर का यानी मृदा तापमान का क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, वो लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल इतना जानिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हम अपनी बात करते हैं, खुद की बात करते हैं,
तो हमें भी क्या है सर्वाइव रहने के लिए, या हमें भी क्या है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए या जिंदा रहने के लिए, सिंपल सा कहूँ तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है तो आपको ठंड लगने लगती है, जिससे आप अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते, और इवन क्या है आपकी बॉडी भी सही से रिस्पॉन्स नहीं करती है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तब भी क्या है आपको समस्या होती है, यानी हम लोगों को समस्या होती है। सेम यही केस आपका प्लांट के केस में भी होता है। यानी अगर क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी सोयल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो प्लांट की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, यानी कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ जो है वो आपकी दो तरीके से प्रभावित होती है। एक होती है आपकी डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली कहने का मतलब सीधे रूप से प्लांट ग्रोथ जो है प्रभावित होती है। अब सीधे रूप से प्लांट ग्रोथ कैसे प्रभावित होती है, तो वो होती है आपकी जब प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर होने पर जनरली क्या है पौधे के अंदर रेस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण हो गया, या फिर आपका ट्रांसपीरेशन यानी कि जो है आपका पानी वेपर फॉर्म में जो है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस होता है प्लांट से, वो आपका ट्रांसपीरेशन कहलाता है ना, जिसमें हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन हो गया। इस तरीके की तमाम जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है पौधे के अंदर होते हैं, ये सारे के सारे क्या है टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं। तो डायरेक्टली यानी कि अगर क्या है आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रभावित होंगे, इफेक्ट होंगे, तो प्लांट की ग्रोथ डायरेक्टली क्या होगी, आपकी प्रभावित होगी, अफेक्टेड होगी। तो डायरेक्टली किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या है आपकी डायरेक्टली प्रभावित होती हैं सॉइल टेम्परेचर से। पहला आपका ये हो गया, इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ क्या है अफेक्टेड होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली देखिए आपका पौधे की या फिर कह लीजिए प्लांट की ग्रोथ कैसे अफेक्टेड होती है। तो अगर मैं बात करता हूं सोयल टेम्परेचर की, ठीक है, तो इनडायरेक्टली कैसे अफेक्टेड होती है, ध्यान दीजिएगा। जो सोयल टेम्परेचर है यानी मृदा तापमान है, ये बेसिकली क्या करता है सोयल के अंदर मॉइस्चर को, यानी सोयल मॉइस्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है ना। सोयल मॉइस्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ आपका सोयल के अंदर जो एरेशन है, यानी कि कह लीजिए आपका वायु है, एयर है, वो भी क्या होती है आपकी अफेक्टेड होती है सोयल टेम्परेचर से, यानी कि तापमान से। कैसे होती है ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मॉइस्चर की अगर बात करें, अगर मान लीजिए मिट्टी का टेम्परेचर यानी तापमान जो है ज्यादा होगा, तो उसके इसके अंदर क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी होगी। बात समझ में आई। अगर क्या है आपका मिट्टी का तापमान ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो इसके इसके अंदर क्या है एयर जो है वो आपकी एक्सपैंड होगी, यानी कि वो जनरली क्या है मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से क्या है एरेशन अफेक्टेड होगा, मॉइस्चर अफेक्टेड होगा। देन इसके साथ ही साथ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी होती है वो जनरली क्या है आपकी प्रभावित होगी। अगर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है प्रॉपर आपके फंक्शन करेंगे। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी जो है अफेक्टेड हो रही है, इसका मतलब क्या है आपका डीकम्पोजिशन जो है वो भी आपका क्या है अफेक्टेड होगा। डीकम्पोजिशन अगर अफेक्टेड हो रहा है, इसका मतलब मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी क्या है आपका प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा। इस तरीके की तमाम और एक्टिविटीज हैं जो मिट्टी के अंदर क्या है प्रभावित होंगी, किससे, तापमान से, टेम्परेचर से। और ये सारी की सारी चीजें अगर देखी जाए, लाइक मॉइस्चर हो गया, एरेशन हो गया, माइक्रोनिज्म एक्टिविटी होगी, डीकम्पोजिशन या ऑर्गेनिक मैटर जो है हो गया, ये सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी पौधे की वृद्धि और उसके विकास के लिए क्या है आवश्यक है। तो अगर ये आपके प्रभावित हो रहे हैं तो ये फिर क्या करेंगे, आपके पौधे की ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, पौधे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है आपका ये जनरली क्या है इनडायरेक्टली क्या करता है, सोयल टेम्परेचर या तापमान क्या है पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। बात समझ में आई? इतनी सी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, बताओ। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सोयल टेम्परेचर या सोयल मृदा तापमान के बारे में
उसमें लिखना है कि मृदा तापमान जो है मिट्टी की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है या प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है, पौधे की वृद्धि यानी कि पौधे की वृद्धि को और आपका जो मृदा निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं यानी सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, जिन्हें हम पैडोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं, उन्हें क्या है, अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। अगर हम बात करें पौधे की वृद्धि की, तो पौधे की वृद्धि दो तरीके से प्रभावित होती है। एक होती है डायरेक्टली में कैसे, आपका पौधे यानी कि मृदा तापमान जो होता है पौधे की शारीरिक क्रियाओं का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो पौधे के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लाइक फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है, ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन होता है, इस तरीके की और एक्टिविटीज भी होती है, वो सारी की सारी क्या है, प्रभावित होंगी। तो उससे क्या है, पौधे की ग्रोथ डायरेक्टली प्रभावित होगी, सीधे रूप से प्रभावित होगी। दूसरा आ जाता है इनडायरेक्टली में मृदा तापमान किस तरीके से पौधे की ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो जो मृदा तापमान होता है यानी सोइल टेम्परेचर होता है, वो मिट्टी के अंदर जो नमी है यानी कि नमी को, इसके साथ ही साथ एरेशन हो गया यानी कि मृदा वातन को, देन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होगी यानी सूक्ष्म जीवों की जो है क्रियाएं, देन इसके साथ ही साथ डीकम्पोजिशन यानी विघटन या अपघटन, देन इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, इन सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये सभी के सभी आपके फैक्टर क्या करते हैं, पौधे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं यानी पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से क्या है, आपका पौध यानी कि सोयल टेम्परेचर मृदा तापमान है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास को अफेक्टेड करता है। अब बताओ आपको कोई दिक्कत हो, यहाँ पर कोई डाउट हो, इस तरीके से आप लिख लोगे ना आराम से, इस तरीके से आपको कहानी लिखनी है, लिख लेंगे ना आराम से। और हाँ, कहानी का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप सीधा एक पैरे में से लिख के आ जाएंगे, नहीं, इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के अंदर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स जो है मिलते हैं। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुकी है, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। इतना सा आपको ये करना है, ये मेरे तरफ से यानी कि मेरा एक तरीके से कह लीजिए गिफ्ट है, तो वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सोयल टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट ग्रोथ एंड सोयल प्रोसेस सिमिलर टू एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यानी कि सोयल टेम्परेचर कह लीजिए या मृदा तापमान क्या है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है, आपकी प्लांट ग्रोथ और सोयल प्रोसेस यानी वही पैडोजेनिक प्रोसेस को इफेक्टेड करती है, सेम उसी तरीके से जैसे कि आपकी एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट करते हैं। देन आपका इट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो ये क्या है, पौधे की ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, अफेक्टेड करती हैं। कैसे करती हैं वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। हिंदी वाले बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हुई हैं। मृदा तापमान पौधों की वृद्धि और मृदा प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, जिसे जैसे वायु, जल और आपके पोषक तत्व होते हैं, सेम उसी तरीके से पौधे की वृद्धि यानी कि मृदा तापमान जो है वो पौधे की वृद्धि को सीधे रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली क्या करता है, अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। बात समझ में आ गई है, बताओ। हाँ जी, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब तो मैंने आपका भाई डेफिनेशन भी पढ़ के बता दिया, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बाकी इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको एग्रीकल्चर बाय अमन सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड करना है। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं, अपकमिंग क्लासेस हैं, सारी आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आपका सोर्स ऑफ हीट के बारे में। सोर्स ऑफ हीट का मतलब क्या है, यानी जैसे हमने मृदा तापमान की बात करी यानी सोयल टेम्परेचर की बात करी, तो सोयल का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आता कहाँ से है। जैसे आपने जनरली फील भी किया होगा इस चीज़ को, अगर सर्दियों के समय आप मिट्टी को टच करते हैं, खासकर वो बच्चे जिनके घरों में जनरली क्या है आपकी लाइक जो है मान लीजिए खेती होती है, यानी कि जो फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनके घरों में आप लोगों ने देखा होगा जनरली क्या उनके घरों में कह रहा हूँ, खेत में आप गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर मिट्टी को उठाया होगा कब, सर्दियों के समय, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इवन अगर आप उसी को गर्मी में उठाते हैं तो या तो नॉर्मल मिलेगी, सुबह सुबह अगर उठाएंगे तो वो ठंडी होगी, दोपहर के समय अगर उसी मिट्टी को आप टच करेंगे, उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आपने देखा होगा, आप गर्मियों में कई बार जैसे गाँव
गाँव वगैरह में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर भागते रहते हैं गलियों में, सड़कों पे, तो सड़कें या फिर जो गलियां जो कच्ची होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उनके पैर जलने लगते हैं ना, और फिर ऐसे ऐसे करके जो है वो आपके भागते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के अंदर जो है आपका टेम्परेचर वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ये कम ज़्यादा, ये जो टेम्परेचर हो रहा है, मिट्टी की जो हीट आपकी कम ज़्यादा हो रही है, ये कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है? तो वही आपका है सोर्स ऑफ सोयल हीट, यानी कि मृदा में जो उष्मा आ रही है या मृदा के अंदर जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो इसके 3 रीज़न है, वो 3 रीज़न आपको मैं बताऊंगा और अच्छे से इनको समझाऊंगा, उन 3 रीज़न को याद रखिएगा। सबसे पहला आ जाता है सोलर रेडिएशन, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसे जैविक गतिविधि कहा जाता है। तीसरा आपका आ जाता है अर्थ इंटरनल हीट, यानी कि जिसे पृथ्वी की आंतरिक उष्मा जो है कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं ये तीनों के तीनों फैक्टर या तीनों के तीनों जो कारक हैं, ये किस तरीके से मिट्टी की हीट के लिए या फिर कह लीजिए सोयल हीट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, यानी कि जो है आपका कह लीजिए सौर विकिरण के बारे में। रेडिएशन क्या होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो सन होता है उसकी जो किरणें होती हैं वो आपकी क्या है अर्थ पर आकर पड़ती हैं, जो कि क्या करती हैं टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हम यहाँ पर सुंदर सुंदर से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी अर्थ बना लेते हैं अपनी। ये आपकी अर्थ हो चुकी है जो हमने ग्रीन बना दी है। इसके चारों तरफ जो है हम एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। भाई अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, तो ये आपका लीजिए एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पर दूर जो है हम क्या करते हैं सन को बना लेते हैं, ये आपका सूरज बन चुका है। तो चलिए यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, ये जनरली क्या है आपकी अर्थ है। ठीक है, ये क्या हो चुकी है अर्थ हो चुकी है। देन अगर मैं बात करूं ये आपका क्या है एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर, इसी तरीके से आपको क्या है एग्जाम के अंदर डायग्राम बना के आना है, शो करना है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये अर्थ हो गया। देन ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा जो है सन हो चुका है, यानी कि सूरज देवता हो चुके हैं। अब आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी होगी कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ आपका अर्थ के ऊपर देखिए आपका क्या है, अर्थ के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, ये यहाँ पर गैसेस ऑफ मिक्सचर या सॉरी मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि डिफरेंट गैसेस का जो है आपको मिक्सचर नजर आ रहा है। लाइक इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वेपर है, ठीक है, और भी आपकी तमाम गैसेस क्या है इसके अंदर है, उसका एक तरीके से आपको कवरिंग नजर आ रही है। और ये जो कवरिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब चलिए यहाँ पर बात करें, ये आपकी क्या है सनलाइट की जो है रेज, यहाँ पर यानी सनलाइट कह रहा हूं मैं, यानी सनलाइट क्या है ये आपकी आ रही है, सूरज की रोशनी क्या है आपकी अर्थ के ऊपर आ रही है, यानी कि अर्थ की तरफ जो है आ रही है, ये आपका सन हो गया। अब ये सनलाइट जब आएगी तो सबसे पहले क्या करेगी आपकी इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। अब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है, गैसियस के जो मिक्सचर हैं, यानी डिफरेंट गैसेस के जो मिक्सचर हैं, प्लांट्स हैं, या फिर कह लीजिए बाकी की जो चीजें हैं, वो क्या करेंगी इस लाइट को या फिर कह लीजिए इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। कुछ लेवल तक क्या है, यानी मैक्सिमम लेवल तक, कुछ लेवल तक मैक्सिमम लेवल तक क्या कर लेंगी, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। बाकी की जो बची कुची रेडिएशंस हैं, बाकी की जो बची कुची रेडिएशन है वो जनरली क्या है, जो अर्थ है आपकी, यानी कह लीजिए जो आपकी मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर जो है आपकी वो जाएंगे और मिट्टी क्या कर लेगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके साथ ही साथ जो सोलर रेडिएशन आई है वो सारी की सारी आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं करेंगी, कुछ क्या है आपकी इस तरीके से जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देन इसी तरीके से जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर आएंगी तो वहां से भी क्या है कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और कुछ क्या है आपकी रिफ्लेक्ट कर ली जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपकी अर्थ है, कहने का मतलब जो मिट्टी है, जो सोयल है, उसका टेम्परेचर क्या है बढ़ जाता है। यानी पहला जो आपका सोर्स है हीट का या उष्मा का, वो कौन सा होता है, सोलर रेडिएशन होता है। वो क्या होता है आपका सोलर रेडिएशन होता है। तो ये आप जो देख
देख रहे हैं वो जनरली क्या है, सोलर रेज हैं। वो क्या है, आपकी सोलर रेज हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर या फिर कह लीजिए मिट्टी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई। तो पहला तो आपका रीजन ये हो चुका है, इसको आप लिख देंगे आराम से। देन नेक्स्ट अगला, चलिए अगली तरफ चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो है कारक के बारे में बात करते हैं, वो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरीके से सोयल टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जनरली क्या है, आपका खेत है, ठीक है। आपका जिसके भी खेत है वो सभी अपने अपने खेत को इमेजिन करेंगे, या आप जस्ट इमेजिन करके चलिए ये जनरली क्या है, फील्ड है, यानी कि ये जनरली क्या है, खेत है, जिसके अंदर क्या है आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है आपकी हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं इस खेत के अंदर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक प्लांट को लगा दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्लांट को ग्रो कर दिया, ठीक है। तो ये एक प्लांट आपका ग्रो हो चुका है। इसके साथ ही साथ अब प्लांट्स की भाई रूट्स तो बनानी पड़ेगी, बिना रूट्स के प्लांट किस काम का। तो ये प्लांट्स की रूट भी बन चुकी हैं। ये वाला पोर्शन जो है ऊपर है वो प्लांट की शूट है, यानी कि आपका कह लीजिए जो तना वगैरह है वो आपका है, और ये नीचे वाला भाग क्या है, आपका प्लांट की रूट है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि क्या प्लांट सांस लेते हैं, तो आप कहेंगे यस सर प्लांट सांस लेते हैं। अब अगर मैं ये बात अगर आपसे कहता हूं कि प्लांट सांस कैसे लेते हैं, तो अभी मैंने जो है पिछली क्लास जो मैंने करवाई थी उसमें आपको सोयल एरेशन के बारे में बताया था। वहां पर आपको प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो ये बात आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि प्लांट्स जो है आपके सांस लेते हैं वो जनरली किससे लेते हैं, रूट से लेते हैं। यानी रूट से प्लांट्स के अंदर जनरली क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। प्लांट जनरली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और जब पौधे रेस्पिरेशन करते हैं या सांस लेते हैं किससे, जड़ों से, उस समय क्या होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल के अगर भाग की बात करें तो उस समय हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट क्या है आपकी, या वही एनर्जी क्या है हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है काम के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए। तो यहाँ पर जब ये प्लांट आपका रेस्पिरेशन कर रहा है तो उस समय क्या हो रही है, यहाँ पर जो है आपकी हीट इंक्रीज हो रही है, यानी तापमान क्या है यहाँ पर बढ़ेगा। मिट्टी का तापमान क्या होगा, उससे बढ़ेगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से देन दूसरी चीज नेक्स्ट आपकी कौन सी आ जाती है, मिट्टी के अंदर आपको ये भी पता है मिट्टी के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, बताओ। मिट्टी के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब चाहे वो हार्मफुल हो चाहे बेनिफिशियल हो वो बात अलग ही है, लेकिन मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, यानी मिट्टी के अंदर क्या है आपके सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी तो आपके जिंदा है। अगर ये भी जिंदा है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या करेंगे, सांस लेंगे, यानी रेस्पिरेशन करेंगे, यानी श्वसन करेंगे। अगर ये भी रेस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इससे भी क्या है हीट आपकी प्रोड्यूस होगी, गर्मी आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो चीज आ जाती है, मिट्टी के अंदर आपके क्या है, मान लीजिए मरे हुए जो आपके प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है। लाइक ये मान लीजिए आपका क्या है, मरे हुए जो है प्लांट्स या एनिमल्स हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनका जनरली क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। इनका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। और जब आपका डीकम्पोजिशन होता है उस समय जनरली क्या होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। उस समय क्या होता है, आपका तापमान जो है बढ़ता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे गोबर की खाद की ढेरी लगी हुई है, ठीक है, उस गोबर की खाद को बिल्कुल सड़ चुकी है, उस गोबर की खाद को जब आप खोदते हैं खेत में ले जाने के लिए तो वहां पर आपका तापमान, वो गोबर की खाद क्या होती है, गर्म आपकी होती है। जहां पर पत्ते आपके काफ़ी ज़्यादा पड़े होते हैं और वो धीरे धीरे सड़ने गलने लगते हैं, तो वहाँ के पत्तों को जब आप अलग करते हैं, हटाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ टेम्परेचर क्या है आपको हाई देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मिट्टी के अंदर देखिए तीन चीजें हो चुकी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी वो भी रेस्पिरेशन कर रही है, रूट भी आपकी रेस्पिरेशन कर रही है, तो इसकी वजह से भी क्या है आपकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, या फिर कह लीजिए हीट क्या है मिट्टी के अंदर जो है इंक्रीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। डीकम्पोजिशन यानी कि जो आपका गठन विघटन हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हीट जो है इंक्रीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे भी क्या है, सोयल का जो टेम्परेचर है या फिर कह लीजिए मिट्टी के अंदर जो हीट होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। मिट्टी की हीट
क्या है बढ़ती है, यानी कि सोइल का टेम्परेचर क्या है इंक्रीज होता है। तो दूसरा सोर्स आपका ये हो जाता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? नोट कर लीजिए भाई, इसको जो है यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको इसी तरीके से लिख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। यानी लिखेंगे कैसे, तो जैसे अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल एक्टिविटी की, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आप क्या लिखेंगे कि मिट्टी के अंदर आपकी कह लीजिए डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो सबसे पहले फिर हेडिंग डालेंगे आपका रूट रेस्पायरेशन यानी जड़ का सफसन। तो आप लिखेंगे कि पौधे क्या करते हैं, जनरली आपके जड़ों से सफसन लेते हैं यानी सांस लेते हैं। जब वो सफसन क्रिया करते हैं तो उस समय क्या है उष्मा यानी हीट जो है प्रोड्यूस होती है, जो कि मिट्टी के तापमान को टेम्परेचर को बढ़ाती है। दूसरा आपका आ जाता है माइक्रोनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी या सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे सूक्ष्म जीव भी जब क्या करते हैं अपनी एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके रेस्पायरेशन लेते हैं, यानी रेस्पायरेशन करेंगे वो भी, और उससे भी क्या है टेम्परेचर बढ़ेगा। देन आपका आ जाएगा डीकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर जनरली क्या है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर कह लीजिए जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपके डीकम्पोज होते हैं। उससे जनरली क्या होता है आपका ये डीकम्पोज होंगे, उस समय भी क्या है माइक्रोनिज्म ही तो इसके ऊपर एक्टिव हो रहे हैं, यानी माइक्रोनिज्म थी तो इसे क्या कर रहे हैं डिकम्पोज कर रहे हैं। तो उस समय क्या है रेस्पायरेशन और ज़्यादा होगा, प्लस जो है आपका डिकम्पोजिशन होगा, तो वो क्या करेगा कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाएगा। डिकम्पोजिशन से टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि क्या है आपकी जो माइक्रोनिज्म है ना वही क्या कर रहे हैं इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। यानी यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्या है आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही क्या करेंगे एक्ट करेंगे, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो इन्हें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, सांस भी ज़्यादा तेज ये लेंगे आप, है ना। तो उसी तरीके से क्या होगी यहाँ पर जो है हीट प्रोड्यूस होगी, गर्मी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई? बताओ समझ में आ गई है? इतनी चीज क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है इसको डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला कारक आ जाता है अर्थ इंटरनल हीट। अर्थ इंटरनल हीट का मतलब क्या है? अर्थ इंटरनल हीट का सिंपल सा मतलब ये है, यानी जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जो है हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर भी क्या है डिफरेंट जो है आपकी कह लीजिए एक तरीके से जो है एक्टिविटीज होती रहती है ना। ये हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर भी क्या है डिफरेंट जियोग्राफिकल एक्टिविटी जो है आपकी, जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है आपकी होती रहती है। लाइक आपने देखा है अर्थ के नीचे जैसे जैसे नीचे जाते हैं वहाँ पर क्या आपका जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि अर्थ के नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी क्या एक तरीके से कह लीजिए प्रेशर जो है आपका क्या होता है इंक्रीज होने लगता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अर्थ सरफेस के नीचे जो आपके बड़े बड़े जो कह लीजिए काफ़ी टाइम पहले जो आपका कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है उसके नीचे दबा हुआ है, वो डिकम्पोज हो रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। भाई वोल्केनो ज्वालामुखी वगैरह वो क्यों फटती हैं? इसीलिए तो फटती है क्योंकि अर्थ के नीचे क्या टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो टेम्परेचर वो प्रेशर भी क्या करता है कहीं ना कहीं मिट्टी के यानी कि जो सोयल सरफेस है, लाइक ये क्या है अर्थ का सेंटर है, तो वो जनरली क्या ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वो क्या करता है आपका मिट्टी के टेम्परेचर को भी बढ़ाता है। बट इसका क्या बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी ये वाला जो कारक है इसका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वेरी लेस कंट्रीब्यूशन, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन क्या है इसका आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आई? बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट ये करता है हीट के यानी कि सोयल हीट के अंदर यानी मृदा के तापमान को बढ़ाने में। बात समझ में आ गई है भाई? क्लियर है? तो ये 3 कारक आपके हो चुके हैं। अगर ये सभी को समझ में आ चुके हैं तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, है ना, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट चलें। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमाउंट एंड फ्लो ऑफ हीट इन सोइल, यानी मृदा में उष्मा की मात्रा और प्रवाह के बारे में। यानी हीट जो है वो सोइल के अंदर फ्लो कैसे करती है, यानी सोइल के अंदर जो है मूव कैसे करती है उसके बारे में बात करेंगे। मूव का मतलब समझ रहे भाई? ये मान लीजिए ये आपकी ये इस तरीके से जैसे हीट क्या है अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये जस्ट इमेजिन करिए हीट अभी यहाँ पर है, तो इसको यहाँ तक पहुँचना है, इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो वो क्या करेगी इस तरीके से मूव करेगी यानी फ्लो
करेगी। तो वही आपका हीट फ्लो का मतलब है। तो जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले इन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हीट जो है आपकी फ्लो करती कैसी है, यानी हीट जो है मूव करती कैसे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो ये भी तीन आपके जो है कारण आ जाते हैं, तीन तरीके आ जाते हैं जिससे हीट आपकी फ्लो करती है या मूव करती है। पहला आपका कंडक्शन जिसे चालन कहा जाता है, दूसरा आपका कन्वेक्शन जिसे संवहन कहा जाता है, तीसरा आ जाता है आपका रेडिएशन जिसे जनरली क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्शन के बारे में, यानी कि जो है चालक के बारे में, चालकता के बारे में, है ना। अब आप लोग ने ये बात अगर अच्छे मतलब कि आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कंडक्शन, चलिए पहले एग्जांपल देता हूं फिर यहां पर समझाऊंगा। आपने कभी लोहे को गर्म किया, बताओ। अगर आपको लोहे की इतनी बड़ी छड़ दे दी जाए, या फिर आपका कह लीजिए इससे भी बड़ी थोड़ी सी छड़ दे दी जाए, अगर लोहे का ये वाला पोर्शन आप गर्म करेंगे तो उससे क्या होता है, ये वाला पोर्शन अगर आप गर्म करेंगे तो हीट जो है वो धीरे 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 आपकी इस तरफ से चलती हुई और इस वाले कॉर्नर पे भी हीट आ जाती है, यानी इस वाले कॉर्नर पे भी क्या है वो गर्म हो जाता है। रीज़न क्या होता है इसका, बताओ। 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है ना, बताओ क्या रीज़न होता है। रीज़न ये होता है यहाँ पर जो आइटम होते हैं उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह लीजिए प्रोटॉन्स वगैरह क्या है आपके मूव करने लगते हैं, वो जनरली क्या एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने की वजह से वो जनरली क्या है आपके साइड वाले जो आइटम्स या हैं आपके पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे वो हीट क्या है वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है और धीरे धीरे वो हीट क्या है आपकी यहाँ इस एंड तक आ जाती है। ये सिस्टम क्या है आपका होता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। अब बात करें आपकी इन केस ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के केस में अगर बात करते हैं तो सॉइल के अंदर क्या है आपके जो है सॉइल पार्टिकल्स है, यानी कि मृदा कण जो है मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है ना, सॉइल पार्टिकल्स जो है आपके प्रेजेंट है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ सॉइल पार्टिकल्स के अलावा, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स, इसके अलावा सॉइल के अंदर क्या है आपका सॉइल वाटर, यानी कि मृदा जल है आपका, है ना, सॉइल वाटर भी है जो है। इसके साथ ही साथ आपका जो है सॉइल एयर, यानी कि मृदा वायु जो है इसके अंदर आ जाती है। ये तीन चीज़ें क्या है आपकी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। अब जब जनरली क्या आपकी हीट आएगी, यानी कि मिट्टी के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो आपका इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मान लीजिए आपका सूरज निकला है, जैसे जैसे आपकी उसकी रेडिएशन आएगी तो मिट्टी के ऊपर के जो आपके कण हैं या आपका कह लीजिए पानी है या जो है हवा है वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के बाद जनरली क्या होगा, फिर आपकी वो हीट या फिर कह लीजिए आपके वाटर के अंदर जो हीट है या फिर सॉइल पार्टिकल्स में जो हीट है, सॉइल एयर में जो हीट है, वो क्या की जाएगी, जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उन नीचे वाले पार्टिकल्स में क्या कर दी जाएगी, पास कर दी जाएगी। और इस तरीके से जो है जनरली क्या है आपकी सॉइल के अंदर फिर क्या करेगी, हीट जो है मूव करेगी। बात समझ में आई। तो सॉइल, एक सॉइल पार्टिकल दूसरे सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरीके से क्या करेगा वो हीट को ट्रांसफर करता जाएगा। या फिर आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तरीके से क्या हीट आपकी ट्रांसफर होती रहेगी। या एयर के केसेस में भी यही होगा। यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व की है, जो सॉइल पार्टिकल है, सॉइल वाटर है या सॉइल एयर है, ये खुद मूव नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है कंडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था लोहे की छड़ वाला, वो याद रखना। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में, कि कन्वेक्शन के अंदर किस तरीके से आपकी हीट जो है फ्लो होती है। यानी मिट्टी के अंदर जो है दूसरा प्रोसेस जो है आपका जो हीट को फ्लो करता है वो होता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के केस के अंदर क्या होता है, तो इस केस के अंदर इन तीनों में से सिर्फ आपको दो लेने हैं। सॉइल पार्टिकल्स को आप हटा दीजिए, दो चीजें आपकी जो बची हुई हैं वो कौन सी हैं, एक आपकी आ जाएगा सॉइल वाटर, यानी एक तो है मृदा जल, और दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर सॉइल एयर, यानी कि दूसरा आपका आ जाएगा मृदा वायु। अब सॉइल वाटर और सॉइल एयर की हम बात करते हैं, यानी आपका क्या है, हीट जो है वो सॉइल के अंदर आएगी। कहने का मतलब ये है मिट्टी क्या है आपकी ऊपर से गर्म होगी, जब आपका दिन होगा
होगा उस समय सोलर रेडिएशन क्या है सॉइल के ऊपर आएगी, तो वाटर और आपकी सॉइल एयर क्या होगी गर्म होगी। देन ये वाटर क्या करेगा आपका मिट्टी के अंदर फ्लो करता है। आपको पता है मिट्टी के अंदर वाटर, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, खाली जगह होती है जिसे हम पोरोसिटी कहते हैं या पोर स्पेस जिसे कहा जाता है। बात समझ में आई? तो उस पोर स्पेस के अंदर या पोरोसिटी में या फिर रंध्रों के अंदर क्या है पानी और हवा दोनों क्या करेंगी मूव करेंगी। भाई जो हवा है वो गर्म होगी, गर्म होगी तो वह एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होगी तो वो क्या आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, फैलेगी। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है आपके जो सोइल यानी कि सोइल वाटर है या सोइल एयर है ये आपका क्या कर रहा है मूव कर रहा है। और जब ये ऐसे मूव करेगा तो ये अपने साथ हीट को भी लेके जाएगा, अपने साथ हीट को भी लेके जाएगा। तो इस तरीके से क्या है आपकी हीट जो है मूव करती है सोइल के अंदर, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन या फिर जिसे हम विकिरण की बात करें। तो रेडिएशन का मतलब क्या है, जैसे सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है जनरली यहाँ पर जो है खेत हो गया, वही सिंपल सी आपका जैसे इसमें हुआ है ना, ये आपका खेत हो गया। खेत होने के बाद अब आपको पता है कि रेडिएशंस क्या है वो आपकी सोइल के अंदर आएंगी, सोइल के अंदर आएंगी। अब कुछ रेडिएशंस क्या होंगी आपकी तुरंत इमीडिएट, जैसे अगर मैं रेडिएशन की बात करूं, कुछ रेडिएशंस क्या है आपकी, अगर मैं बात करूं लाइक 4 रेडिएशन आई, ठीक है। इन 4 रेडिएशन में से 2 रेडिएशन तो क्या है आपकी हो सकता है तुरंत ही वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाए, बैक चली जाए। 2 रेडिएशन आपकी अंदर आएंगे और वो क्या करेंगे अंदर मूव करेंगी, और उसमें हो सकता है फिर ये रेडिएशन जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में मूव करे, वो इस डायरेक्शन में क्या करेगी फ्लो करेगी। तो ये रेडिएशन क्या है डायरेक्ट आपकी मूव करती हैं, तो इस तरीके से क्या है हीट आपकी फ्लो होती है। तो ये 3 रीजन है जिससे जनरली क्या है हीट आपकी फ्लो होती है। बात समझ में आई? जिससे क्या है मिट्टी के अंदर यानी सोइल के अंदर क्या है हीट आपकी फ्लो होती है। ये तीनों रीजन मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि जनरली जो है आपके कुछ जनरल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला फैक्ट मुझे ये बताओ, एक आपकी ड्राई सोइल है, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, एक आपकी ड्राई सोइल है, दूसरी जनरली जो है वो आपकी मॉइस्ट सोइल है, दूसरी क्या है मॉइस्ट सोइल है। अब मुझे आप लोग ये बताइए हीट ज़्यादा फ्लो किस में करेगी, ड्राई सोइल के अंदर या मॉइस्ट सोइल के अंदर? ज़्यादा तेजी से हीट फ्लो किसके अंदर करेगी, ड्राई सोइल के अंदर या मॉइस्ट सोइल के अंदर? मुझे ये बताओ, थोड़ा सा सोचो। चलिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कभी समोसा या पैटीज खाई है? ओवियस सी बात है आपने समोसा भी खाया होगा और पैटीज भी खाई होगी। आपने एक चीज़ कभी नोटिस की, आपका कभी समोसा या पैटीज खाते हुए मुंह जला है? हो सकता है आप में से कुछ का मुंह जला हो। आपको भ्रम कैसे मुंह जला, आपको भ्रम हुआ, भ्रम क्या हुआ आपको? भ्रम ये हुआ कि आपने समोसे को पकड़ा, वो ऊपर से क्या है नॉर्मल हल्का सा गर्म था, आपने बोला यार इतना ही गर्म है इसको मैं खा लूंगा आराम से। आपने सीधा उसको इस तरीके से बुड़का मारा और उसके अंदर जो आलू थे वो आपके बहुत ज़्यादा गर्म थे, आपका मुंह फूक गया। या आपने इस तरीके से तोड़ा और उसको खा लिया, उसके अंदर जो आलू थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे इसलिए आपका मुंह जल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पैटीज या आलू के अंदर जो फीलिंग होती है, जो यानी कि भरा होता है उसके अंदर, उसमें क्या है आलू के साथ साथ मॉइस्चर भी होता है, नमी भी होती है ना, पानी भी उसके अंदर, वाटर कंटेंट भी उसके अंदर होता है। और जो वाटर होता है वो जनरली क्या करता है हीट को ज़्यादा देर तक जो है एब्जॉर्व करके रखता है, रोक कर रखता है। जैसे पानी की अगर मैं बात करता हूँ तो पानी जनरली क्या है धीरे धीरे गर्म होता है, यानी कि उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, और ठंडा भी वो क्या है धीरे धीरे ही आपका ठंडा होता है। लेकिन आपकी ऐसी चीज जिसमें पानी नहीं है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ही क्या है आपका ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यही रीजन है कि आपका पैटीज और समोसे के अंदर जो है अंदर वाला जो हिस्सा यानी जहां पर फीलिंग होती है वो जनरली क्या आपका गर्म रहता है और बाहर का पोर्शन क्या है ठंडा हो जाता है। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसके अंदर क्या है आपका पानी होगा, वाटर होगा, वो जनरली क्या है आपका हीट करेगा, और वो हीट करने के बाद वो आपका क्या है यानी कि मिट्टी के अंदर फ्लो करेगा, और वो क्या करेगा आपका हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। ड्राई सॉइल के अंदर आपका क्या है वाटर ही नहीं है, उसमें वाटर है भी बहुत कम है, नाम मात्र है, तो वो आपका हीट को इतना ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। तो मॉइस्ट सॉइल के अंदर जनरली क्या होगा हीट का फ्लो जो है ज़्यादा होता है, यानी इसके अंदर जनरली क्या है हीट का फ्लो जो है वो क्या होगा हाई होगा। बात समझ में आई? और यहाँ पर जो आपका हीट फ्लो है वो जनरली क्या होगा लो होगा। बात समझ में आई? बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा,
नेक्स्ट जो है आपको मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ, वो है आपकी लूज सोयल। एक है आपकी लूज सोयल, आप मुझे बताना, ठीक है। दूसरी आपकी यहाँ पर कॉम्पैक्ट सोयल। कॉम्पैक्ट सोयल का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि हार्ड मिट्टी। अब मुझे एक बात बताओ, लूज सोयल के अंदर हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी या फ्लो होगी, या फिर कॉम्पैक्ट सोयल के अंदर होगी, है ना। चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। आप लोग कभी गर्मियों में जो है, गर्मियों के समय एक ऐसी जो है सड़क पर चले, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो आपके खेत होते हैं ना, खेत में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ से हम क्या है बार बार गुजरते हैं, और उन रास्तों से बार बार गुजरने की वजह से वहाँ की मिट्टी क्या है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। वहाँ पर आपके खरपतवार यानी वीड भी ग्रो नहीं होते हैं, तो वो मिट्टी क्या आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड कठोर हो जाती है, एक तरीके से बंजर टाइप की हो जाती है। गर्मियों की दोपहर के 1 या 2 बजे उस मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चल के देखना, आप नहीं चल पाएंगे, आप नहीं चल पाएंगे। देन उसी तरीके से दूसरी जगह की अगर बात कर लेते हैं, जहां पर क्या है मिट्टी खुदी हुई है, जहां पर मिट्टी क्या है लूज है, आपके दोपहर के 1 या 2 बजे होंगे, उस मिट्टी पर आप चल के देखेंगे तो आप चल लेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपकी कॉम्पैक्ट सोयल होती है, हार्ड सोयल होती है, वहां पर जनरली क्या है आपकी हीट जो है ज्यादा फ्लो होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या है ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज ये भी है, आप यहाँ पर इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ये है, तीसरा पार्टिकल ये है, ये आपकी कंडीशन है लूज सोयल की। इस पार्टिकल के अंदर जो हीट है वो इसमें ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, या होगी भी तो बहुत स्लो होगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं जो है कॉम्पैक्ट सोयल की बात करता हूँ, तो इसके अंदर क्या है सोयल के पार्टिकल इस तरीके से क्या है टाइटली पैक्ड है, तो जो आपकी हीट होगी वो फटाफट क्या है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब कि ट्रांसफर जो है आपकी होती रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कॉम्पैक्ट सोयल के अंदर जनरली क्या होगा, आपका हीट का फ्लो जो है वो ज़्यादा तेज होगा, हीट का फ्लो क्या है आपका ज़्यादा तेज होगा। लेकिन लूज सोयल की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर हीट का फ्लो क्या है आपका जो है स्लो होगा। बात समझ में आई? वहाँ पर हीट का फ्लो क्या होगा आपका स्लो होगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी है? इतनी बात क्लियर हो चुकी। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक चीज यहाँ पर और नोट कर लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपकी अगर मैं हीट फ्लो की बात करता हूं, तो मैंने अभी आपको यहां पर कन्वेक्शन के अंदर क्या बताया कि वाटर भी क्या करता है हीट को फ्लो करता है, एयर भी क्या करती है हीट को फ्लो करती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से बोलूं कि दोनों में से कौन ज़्यादा हीट को फ्लो करता है, तो आप किसे कहेंगे? आप कहेंगे कि वाटर जनरली क्या करता है हीट को ज़्यादा फ्लो करता है। बात सही है। जो वाटर जो है ना वो आपका 150 टाइम्स जो है आपका ज़्यादा, यानी 150 गुना ज़्यादा जो है तेजी से हीट फ्लो करता है एज कंपेयर टू आपका एयर के। बात समझ में आई? यानी हवा के कंपैरिजन में पानी जो है वो 150 गुना ज़्यादा क्या करता है तेजी से हीट को फ्लो करता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक बात आपकी निकल कर आई है, वो बात क्या निकल कर आई? अगर सोयल जनरली कैसी है मॉइस्ट है, एंड जो है आपकी कैसी है कॉम्पैक्ट है, एंड कैसी है कॉम्पैक्ट है, तो उस केस के अंदर हीट की फ्लो क्या है ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर सोयल क्या है आपकी ड्राई है एंड जो है लूज है। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से निकाल लिया है। बात समझ में आ गई है? बताओ इतनी बात क्लियर हो चुकी है? चलो अब फटाफट जो है आपको क्या करना है, फिर सेशन को लाइक कर देना है जो बच्चे नए जुड़े हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है फ्लो के बारे में, हीट की फ्लो जो है कैसे होती है। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है, अब लास्ट हम बात करेंगे डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन के बारे में। एक थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका एक पिक्चर दी हुई है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते। जैसे यहाँ पर बात करें समर सीजन की, समर सीजन का मतलब जब जनरली क्या टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहता है ना, तो उस समय अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे ये आपका मिट्टी हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। सनलाइट देखिए आपकी सीधी क्या है डायरेक्ट आपकी क्या पड़ रही है सोइल के ऊपर आके पड़ रही है, सूरज की रोशनी सीधी आके पड़ रही है। तो यहाँ पर जिससे क्या हुआ, जो नीचे की मिट्टी है वो जनरली क्या है ठंडी है, ऊपर की मिट्टी क्या है आपकी गर्म देखने को मिलेगी, ये कंडीशन होती है। विंटर की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो
तो ये केस आपका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे की मिट्टी गर्म रहेगी, ऊपर की मिट्टी जनरली क्या आपकी ठंडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डायरनल या सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी दिन और रात का जो कंडीशन है भाई। दिन में क्या होगा, मिट्टी के दिन की अगर बात करते हैं तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो ज़्यादा गर्म होगी, नीचे वाली क्या है कम गर्म होगी। रात के समय की बात करें तो मिट्टी की ऊपरी सतह क्या है वो ज़्यादा ठंडी होगी, नीचे वाली मिट्टी क्या है आपकी गर्म होगी। जमा के देख लेना इस बात को। ठीक है, देन भाई आपका वही सीजन की बात करते हैं तो गर्मी सर्दी का यहाँ आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, गर्मी सर्दी का आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये आपका आ जाता है हीट फ्लो के बारे में कंप्लीट जो था। अब हम बात कर लेते हैं सोयल टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी महत्व के बारे में। क्या उसकी महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, उसका रोल क्या है, रोल क्या है उसका। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन यानी बीज अंकुरण के बारे में। मुझे नहीं लगता इन पॉइंट्स को आपको डिफाइन करने की जरूरत है, इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अभी तक मैं लगभग जो है 2.5 महीने से आपको यहाँ पर सोयल साइंस और एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। अगर इतनी बात भी आप लोग नहीं समझ सकते, इसके बारे में अभी भी आप बिना उसके नहीं लिख सकते तो फिर भाई लानत है मुझे, है ना। तो लानत है मेरे पढ़ाने पर अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलिए बॉक्स नहीं बनाते हैं हम, सिंपल सा यहाँ पर क्या करते हैं आपका ये बना लेते हैं सोयल सरफेस। ये आपका क्या है सोयल सरफेस हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या किया, ये सीड का जो है सोइंग कर दी। ये जनरली क्या है सीड की सोइंग कर दी है। अब ये सीड की सोइंग हमने कर दी है तो ये बीज क्या होगा, अब आपका अंकुरित होगा। लेकिन बीज के अंकुरण के लिए या फिर कह लीजिए जर्मिनेशन के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है। कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है, तो बीज के अंकुरण के लिए जर्मिनेशन के लिए क्या है आपका, एक तो मिट्टी के अंदर यानी मृदा के अंदर जो है मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। बात समझ में आई। दूसरी चीज जो है वो आपकी क्या है टेम्परेचर, यानी मिट्टी के अंदर जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। देन तीसरी चीज आ जाती है आपकी एयर, और एयर में भी बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सीजन की, यानी मिट्टी के अंदर क्या है ऑक्सीजन आपकी होनी चाहिए। चौथी चीज भी होती है आपकी लाइट, लेकिन लाइट जो है वो आपकी कुछ सीड को चाहिए होती है अंकुरण के लिए, कुछ सीड को लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो चौथे को हम कंपलसरी काउंट नहीं करते, वो कुछ बीजों के लिए कंपलसरी होता है, कुछ बीजों के लिए नहीं होता है। बट ये तीन क्या है आपके मेजर कारण माने जाते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी मृदा नमी की बात हो रही है, ध्यान रखना। टेम्परेचर यानी सोयल टेम्परेचर, मृदा तापमान की बात हो रही है। एयर यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है, यानी सोयल ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब ये बीज क्या करेगा आपका अंकुरण करेगा। तो अंकुरण ये बीज तभी करेगा जब जनरली क्या है इसे आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा ये जनरली क्या है आपका अंकुरण कर लेगा, जर्मिनेशन इसके अंदर क्या है हो जाएगा। तो जर्मिनेशन के लिए बीज के अंकुरण के लिए क्या है टेम्परेचर यानी मृदा तापमान क्या है बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेज की बात करूँ यानी मक्का की अगर मैं बात करता हूँ, तो मक्का के केस के अंदर जर्मिनेशन की यानी अगर मैं अंकुरण की बात करता हूं तो जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो आपका 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है बीज के अंकुरण के लिए। लेकिन अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं यानी मक्का के पौधे की ग्रोथ की अगर बात करूं, वृद्धि की बात करूं, तो इस केस के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं एप्पल की यानी कि जैसे सेब की बात करता हूं तो उसके लिए लगभग जो है आपका 18 डिग्री सेल्सियस क्या है आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर मैं आलू की बात करूं तो लगभग 16 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या चाहिए होता है। यानी आपका अलग अलग फसल के बीजों के लिए अलग अलग टेम्परेचर की क्या है आवश्यकता होती है, सेम टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है हर एक फसल को। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जनरली क्या है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्टिमम टेम्परेचर की क्या है आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम कहते हैं उच्चतम तापमान। उच्चतम तापमान का मतलब क्या है, यानी हर एक फसल को एक ऐसा तापमान चाहिए होता है जिस तापमान पर बीज जनरली क्या है अंकुरित हो जाता है, वो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। बात समझ में आई। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है आपका चाहिए होगा किस या आपका क्या है क्रॉप टू क्रॉप यानी कि फसल से फसल के अकॉर्डिंग क्या है वेरी करेगा। भाई कौन सी फसल है उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन यानी जल और पोषक तत्वों का अवशोषण। अब इसकी भी बात कर लेते हैं हम, चलिए भाई। तो सिंपल सी हमें वही क्या करना है, यहाँ पर बीज आपका ऊपर अंकुरण हो चुका था, उस बीज को अंकुरित हो गया है तो हम उसको क्या है नीचे लेकर आ जाएंगे। ये लीजिए यहाँ पर क्या है ये उसकी जड़ें हो चुकी हैं और ये हमने क्या है यहाँ पर आपका पौधा बना दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने पौधा बना दिया। अब इस पौधे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होगा,
इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा मिट्टी से, इसे क्या चाहिए होगा, मिट्टी से ये जनरली जो है एक तो आपका मॉइस्चर लेगा, कहने का मतलब एक तो ये वाटर को अपटेक करेगा, दूसरा जो इसे चाहिए है वो जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट भी चाहिए होंगे। न्यूट्रिएंट भी कहाँ से लेगा, ये मिट्टी से ही लेगा, यानी जब पानी को अपटेक करेगा उसी समय न्यूट्रिएंट भी आपके सॉल्यूशन के रूप में अपटेक करेगा। तो ये पौधा न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर कब अपटेक करेगा, जब जनरली क्या है, पौधे की जड़ें रेस्पिरेशन करेंगी, सांस लेंगी प्रॉपर तरीके से। यानी कि अगर पौधे की जड़ें क्या कर रही हैं, प्रॉपर रेस्पिरेशन कर रही हैं, प्रॉपर जो है श्वसन कर रही हैं, तो उस केस के अंदर जनरली क्या है, पौधा जो है अपनी एक्टिविटी प्रॉपर करेगा। कहने का मतलब उसका काम है मॉइस्चर को अपटेक करना, न्यूट्रिएंट को अपटेक करना, वो भी अच्छे से करेगा। तो रेस्पिरेशन कब आपका ऑप्टिमम होगा, सही से रेस्पिरेशन कब होगा, जब आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा मिट्टी का। अगर तापमान बहुत ज्यादा हुआ या कम हुआ तो पौधे जो है सांस सही से नहीं ले पाएंगे, और सांस सही से नहीं ले पाएंगे तो जनरली क्या है, वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अवशोषण भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आपको सेकंड पॉइंट इस तरीके से क्या करना है, डिफाइन कर देना है। क्लियर हो गया? हाँ जी, चले नेक्स्ट, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला आपका आ जाता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी पोषक तत्वों की उपलब्धता। अब ये किस तरीके से देखिए आपका अफेक्ट करता है, तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जनरली जो सोयल टेम्परेचर है, मैंने अभी आपको बताया था कि सोयल टेम्परेचर आपका किसको अफेक्ट करता है, सोयल टेम्परेचर आपका अफेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को, है ना। सोयल टेम्परेचर जनरली क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बात समझ में आई? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी अगर अफेक्ट होगी तो उससे जनरली क्या होगा, आपका डीकम्पोजिशन भी अफेक्ट होगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। उससे क्या है, आपका डीकम्पोजिशन भी अफेक्ट होगा। अगर डीकम्पोजिशन आपका अफेक्ट होता है तो उससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर भी अफेक्ट होगा, और अगर ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट होता है तो उससे क्या है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो भी आपकी क्या होगी, अफेक्ट होगी। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी क्या है, आपकी अफेक्ट होगी। अब जरूरी नहीं कि आपका नेगेटिव में ही हो भाई। अगर मान लीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो आपकी माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज्यादा होगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज्यादा यानी डीकम्पोजिशन ज्यादा, डीकम्पोजिशन ज्यादा यानी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा यानी कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा, ये बात होगी। देन इसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट की एबिलिटी और चीजों पर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें सोयल टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की अगर बात की जाए तो जनरली क्या है, ये आपका जो कह लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करता है, आपका पैडोजेनिक प्रोसेस, यानी सोयल प्रोसेस को भी, जो पैडोजेनिक प्रोसेस होते हैं उनको भी जनरली क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अगर पैडोजेनिक प्रोसेस यानी सोयल प्रोसेस यानी मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं अफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो वो मिट्टी की प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। यानी ये भी जनरली क्या कर रहा है, फिर आपका जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, है ना। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को क्या करेगा, ये भी जो है अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या होती है, आपकी प्रभावित होती है। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी प्रभावित होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रूट ग्रोथ, यानी जड़ की वृद्धि। अब मुझे नहीं लगता भाई ये बात भी किसी को बताने की जरूरत है, रूट की ग्रोथ किस तरीके से प्रभावित होती है सोइल टेम्परेचर से। आपको ये बात मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि जनरली क्या है, पौधे को क्या करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, और वो रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, जनरली जड़ों से करता है। और जड़ें आपकी तभी प्रॉपर जो है काम करेंगी जब जनरली क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, सोइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका होगा। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जनरली जो है, अगर ऑन एन एवरेज में बात करूं तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है आपका एक एवरेज टेम्परेचर होता है। अगर ये टेम्परेचर रहता है तो पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी मानी जाती है। यानी ये मैंने एक जर्नल टेम्परेचर कहा है, हर एक फसल के लिए नहीं कहा है, ठीक है। एक जर्नल टेम्परेचर बोला है, ज्यादातर फसलों को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है तो इस टेम्परेचर पर जनरली क्या है, रूट्स जो है वो आपकी क्या करती हैं, प्रॉपर रेस्पिरेशन करती हैं। प्रॉपर क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगे। और अगर प्रॉपर रेस्पिरेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका प्लांट का जो अपना फंक्शन है, कार्य है, वो भी क्या करेगा, सही से करेगा। रेस्पिरेशन का मतलब सर है श्वसन, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब यानी श्वसन क्या है, आपका प्रॉपर होगा, जिससे क्या है, रूट की ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर होगी। अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है,
अगर क्या है सोयल टेम्परेचर क्या है बहुत ही ज़्यादा लो है, लो का मतलब मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तापमान कम है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो रूट आपकी होती है यानी कि जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, थिन होंगी। थिन का मतलब पतली होंगी, यानी कि वो बेसिकली कैसी होंगी, आपकी तरीके से कह लीजिए पतली, और आपकी कैसी होंगी, कमज़ोर होंगी। पतली और कैसी होंगी, कमज़ोर होंगी, यानी थिन होंगी। ठीक है, तो ये आपका लो टेम्परेचर की वजह से क्या इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। ठीक है, आगे चले। अगला जो है यहाँ पर फैक्टर आ जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंस आ जाती है, वो है डिजीज इंसिडेंस, यानी रोगों की संभावना। तो अगर क्या है मिट्टी का टेम्परेचर जो है लो रहता है, अगर मान लीजिए सोयल का टेम्परेचर जो है, अगर क्या है सोयल टेम्परेचर, ठीक है, सोयल टेम्परेचर जनरली क्या है अगर लो रहता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, सोयल के अंदर जो फंगल ठीक है, सोयल के अंदर क्या है फंगल एंड जो है आपका कह लीजिए हार्मफुल, फंगल एंड जो है आपके हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, हार्मफुल फंगल एंड जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपके ग्रोथ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है, जो कि जनरली क्या करते हैं पौधों के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, फंगल यानी कि जो है आपकी कवक, फंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कवक बोलते हैं। तो कवक की क्या है ग्रोथ होती है, या फिर अदर आपके हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्या होती है, ग्रोथ होती है। इनके नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या पौधों के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, तो गतिविधि की बात कर लेते हैं। तो ये बात भी अच्छे से जानते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका सोयल है, और इस सोयल के अंदर अगर क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब वही आपका उच्चतम तापमान। अगर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो उस केस के अंदर क्या है, जो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी क्या सी होगी, आपकी हाई होगी। एग्जाम्पल के लिए आप खुद को ही ले लेते हैं, अभी मैंने उदाहरण दिए थे ना आपको भाई, अगर आपका टेम्परेचर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी में रख दिया जाए, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप एक्टिविटी ठीक से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सेम केस वही आपका माइक्रोनिज्म के साथ भी हो रहा है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो माइक्रोनिज्म क्या आपके अच्छे से एक्टिविटी करेंगे। तो माइक्रोनिज्म की एक्टिविटी के लिए जनरली जो है आपका 10 से आपका कह लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम माना जाता है। यानी कि इस रेंज के अंदर अगर टेम्परेचर रहता है तो माइक्रोब्स जो है वो ठीक से एक्टिविटी करते हैं। हाँ भाई, कुछ माइक्रोनिज्म ऐसे भी होते हैं जो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तब भी सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन मैं फील्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे खेत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जनरली क्या है कृषि होती है, खेती होती है। तो ये क्या है आपका सोयल टेम्परेचर यानी मृदा तापमान की इंपॉर्टेंस आ जाती है, और यहीं पर हमारा जो है सोयल टेम्परेचर यानी मृदा तापमान टॉपिक खत्म होता है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए 2 मिनट और चाहिए, सुनकर जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, देन इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए वो है ये कि हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस जो है आपको डिटेल्ड नोट्स दिए जाएंगे। कहने का मतलब डिटेल नोट्स का मतलब आपको प्रॉपर नोट्स बने बनाए जो है मिलेंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, हिंदी वालों को हिंदी मीडियम में मिलेंगे एक पीडीएफ के रूप में, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हो और आराम से अपना पढ़ सकते हो। कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट जो है दिया जाएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? देन इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इसके अलावा इस बैच की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बैच आपका 22 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब आप कहेंगे सर 22 सितंबर यानी कि 1.5 महीने लगभग हो चुके हैं इसको स्टार्ट हुए, तो फिर हमारी जो क्लासेस हो चुकी है वो बेटा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। जो क्लासेस हो चुकी है वो रिकॉर्डेड, जो होंगी वो आपकी लाइव फॉर्म में आपको मिलेंगी। इस बैच का प्राइस जो है 2749 रुपये है।
इसके डिस्काउंट अगर चाहिए, ऑब्वियस सी बात है हर किसी को डिस्काउंट चाहिए होता है, तो डिस्काउंट के लिए आप Y1021 कूपन कोड जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर आप तो YT पे भी करवा रहे हो क्लासेस यानी यूट्यूब पे भी करवा रहे हो, पेड बैच हम क्यों लें? तो पेड बैच का फ़ायदा जो मैंने आपको बता दिया, लाइव क्लासेस मिलेंगी प्लस जो है आपको डिटेल्ड नोट्स दिए जाएंगे। क्लास नोट्स के अलावा आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो और हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो सब्जेक्ट आपको क्या है इस बैच के अंदर कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, परचेज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो यहां पर मेंशन है, बाकी मैं अभी आपको बता रहा हूं। सिंपल क्या करना है, आपको अपने मोबाइल जो है ऑन करना है और गूगल प्ले स्टोर पर यानी प्ले स्टोर पर जाना है, जहां से आप गेम वगैरह की एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करते हो ना, वहीं से। तो वहीं से आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर में जाना है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, क्रोम पर जाइए, वहां पर आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाकर आपको एग्रीकल्चर यहां से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर ये नजर आ रहा है, इस पे जाना है और ये आपको यहां पर बैच नजर आ जाएगा। ठीक है, बैच की वैलिडिटी जो है वो आपकी 6 महीने की है, यानी जब भी आप खरीदेंगे उससे 6 महीने तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी। लाइक आज खरीदा तो आज से 6 महीने तक आप इस बैच के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है आपको क्या क्या मिलने वाले, बैच के फीचर्स क्या हैं, तो मेन फीचर्स मैंने बता दिए, बाकी आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं जो जो फीचर्स आपके हैं। इसके अलावा अगर मैं फैकल्टीज की बात करता हूँ, ये सारी की सारी फैकल्टीज हैं, उनकी डेमो वीडियो भी दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके। तो ये सारी फैकल्टीज क्या है आपको पढ़ाने वाली हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होंगे, तो ये आपके हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, हेरिटेज, देन बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री और रूरल सोशोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट जो है इसके अंदर कवर होने वाले हैं। ठीक है, टाइम टेबल भी क्या आपका स्टडी प्लान के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आपको टाइम टेबल जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए ऑलरेडी पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कौन से टॉपिक की क्लास कब चलेगी। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत है आपको है नहीं। अब आपको परचेज करना है और डिस्काउंट कैसे लेना है, तो मोर ऑफर पर जाना है। मोर ऑफर पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कूपन कोड लगाना है, कौन सा, जो मैंने अभी आपको बताया था Y1021, मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। Y1021 क्या है आपको यहाँ पर टाइप करना है, ये करा, अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 2499 रुपए में ये क्या है आपको कंप्लीट बैच पड़ जाएगा। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं हमारे साथ और अपना फाउंडेशन यानी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको बैच से रिलेटेड या और कोई क्वेरी अगर आपकी है और इस क्लास की PDF के लिए आप एग्रीकल्चर बाय अमन सर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यहीं पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।